नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। हम लोग बैंकिंग की यूनिट कर रहे हैं, 7th यूनिट, जिसके अंदर मैं आपको आज रिजर्व बैंक के बारे में बताऊंगी। पहले मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया था कि कैसे कैसे सिस्टम होता है। जब हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं? फाइनेंस सिस्टम के पास जाते हैं, तो बैंक के पास जाएंगे या फिर कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में, या फिर किसी और प्राइवेटली मतलब कोई अनऑर्गेनाइज पर्सन के पास जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए। तो ये सब की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका अलग अलग पार्ट है। डिटेल के अंदर हमने करना है तो हम आज जो है रिजर्व बैंक के बारे में करेंगे कि रिजर्व बैंक क्या होता है, कैसे कैसे उसके मतलब उसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे वो बना, उससे पहले क्या था, अगर बैंक अब बना तो उससे पहले क्या होता था, वो सब कुछ एक बार उसका सिस्टम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 या 3 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, कब बनाता है, क्यों बनानी चाहिए, क्या प्रोसीजर है, वो देखते हैं एक बार ध्यान से। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की समझ लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो 1770 के अंदर जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था, तो लगभग 1770 में ही बना, तो 18वीं सदी के अंदर बैंकों की शुरुआत हो चुकी थी। पंजाब नेशनल बैंक है जो हमारा सबसे पुराना है, वो 1894 में बन गया था। तो बैंक तो काफ़ी सारे थे। तो बैंकों का क्या था, ये सभी बैंक गवर्नमेंट के नहीं थे, सरकारी थे। हम जानते हैं कि हमारा देश तो आज़ाद हुआ नहीं था, ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश की सरकार थी। तो जो प्राइवेट बैंक थे सभी, वो उनका एक कोई भी रूल एंड रेगुलेशन था ही नहीं। कोई भी किसी भी तरह से अपना मोनोपोली थी कि इंटरेस्ट कितना लगाना है, माथा देख के तिलक लगाया जाता था, कितना मर्जी इंटरेस्ट लगा लिया, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। तो क्या हुआ, धीरे 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 फिर एक 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक बना। इंपीरियल बैंक बना। कैसे बना वो? 3 बैंक थे। प्रेसिडेंसी बैंक जिसको बोला जाता है, प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक थे जिनका पूरा होल्ड था उस टाइम में। ये बैंक यूँ लगा लो अपनी आप में एक क्वासी बैंक थे। क्वासी बैंक का मतलब क्या होता है कि इनके खुद के रूल एंड रेगुलेशंस थे, जो इन्होंने कह दिया वही फाइनल था। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे। इन तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक बना। ये जो इंपीरियल बैंक था ये लगभग सेंट्रल बैंक का ही काम करता था उस टाइम में। ये कहा गया कि कोई एक ऐसा बैंक हो जो सभी बैंकों को रेगुलेट करे, तो आरबीआई करता था। सभी को कंट्रोल, आरबीआई क्या, ये इंपीरियल बैंक करता था। सभी बैंकों को कंट्रोल करे तो भी इंपीरियल बैंक करता था। लेकिन ये भी प्राइवेट था, प्राइवेट। और इसने ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया जिससे कि जो पूरी की पूरी कंट्रोलिंग हो सके। कंट्रोलिंग नहीं हो पाई इससे। तो क्या हुआ जी, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में 1920 के अंदर, बैंक तो 1921 में बन गया, तो 1920 के अंदर क्या आया था जी? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन आया 1920 के अंदर, और उसने कहा कि एक सेंट्रल बैंक तो होना ही चाहिए जिसे बैंकों का बैंक कहा जा सके, फादर ऑफ बैंक कहा जा सके, सेंट्रल बैंक कहा जा सके। तो उसने ये सिफारिश लगाई, मतलब ये बना, और इसको क्या बोला जाता था? रॉयल कमीशन। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई किसके कमीशन से बना, किसके रिकमेंडेशन से बना? तो हिल्टन यंग कमीशन से। हिल्टन यंग कमीशन कब आया था? 1920 के अंदर। रॉयल कमीशन भी इसको कहा जाता था। 1926 के अंदर रिकमेंडेशन हुई, सिफारिश लगाई गई कि हाँ, आरबीआई मतलब कि जो इंपीरियल बैंक है उसमें वो बात नहीं है सेंट्रल बैंक वाली, प्राइवेट बैंक की तरह ही काम करता है। क्यों ना और बैंक बनाया जाए जो बैंकों का बैंक हो। फिर एस्टैब्लिशमेंट
मतलब एक्ट बना, आरबीआई का एक्ट बन गया 1934 के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आरबीआई एक्ट कब बना? तो 1934 के अंदर आरबीआई एक्ट बन गया। और 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ जी? अगर ये आ जाए क्वेश्चन की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कब बना? 1934 के अंदर। और 3 आपको ईयर याद करने हैं मेन इसके अंदर। 1926 के अंदर रिकमेंडेशन हुई, और अगर इसको भी याद करना है तो ये भी कर लीजिएगा, 1920 के अंदर हिल्टन यंग कमीशन आया था। सिफारिश कब हुई थी? 1926 में। 1934 को एक्ट बनाया गया और 1935 को एस्टैब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, ये सब इसका प्रोसीजर है बैंक का, आरबीआई का। अब देखते हैं कि आरबीआई कैसे कैसे और क्या क्या आगे बढ़ा, कितनी इसकी कैपिटल थी, वो सब कुछ। आरबीआई से रिलेटेड यूजीसी नेट की बात करूं तो पिछली जो 2019 के अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए थे आरबीआई के। एक तो सीधा सीधा एस्टैब्लिशमेंट का ही आया हुआ था कि उस टाइम में कितने, मतलब एस्टैब्लिशमेंट किस किस की हुई थी, तो वो भी एक बार देख लेंगे कि मतलब कंट्रोलिंग कौन से देशों की करी थी। देखिएगा, आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई क्या था उस टाइम में? प्राइवेट बैंक था। 1935 के अंदर प्राइवेट बैंक था। 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की इसकी कैपिटल थी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जिसको बोला जाता है, या और 5 लाख शेयर पेड अप कैपिटल में कन्वर्ट थे। 5 लाख शेयर थे, 100 रुपए का एक शेयर है, 5 करोड़ रुपए इसकी पूंजी बन गई थी। 100 रुपए का एक शेयर था उस टाइम में, 5 लाख शेयर के में ये कन्वर्ट था। 5 करोड़ रुपए इसकी कैपिटल थी उस टाइम में। हाँ जी, फिर उसके बाद 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ जी? ये नेशनलाइज हो गया। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? जब प्राइवेट चीज गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है तो वो नेशनलाइज हो जाती है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई नेशनलाइज चीज जो कोई सरकारी है अगर वो प्राइवेट में आ जाए। तो इन्होंने क्या किया? नेशनलाइज हुई। कैसे नेशनलाइज हो गई? ये तो प्राइवेट थी, 100 रुपए के शेयर लोगों के अंदर बांटे हुए थे। तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया, बाजार के अंदर जो ये 100 रुपए वाला शेयर था ना, 116 रुपए का, मार्केट से वापस से उठा लिया और ये नेशनलाइज हो गया 1 जनवरी 1949 के अंदर। अब बात आती है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम में, तो ये नेशनलाइज तो नहीं हुआ था। कंट्रोलिंग किसकी थी, क्या था? और क्या आरबीआई किसी और को भी कंट्रोल करता था? बिल्कुल करता था। अगर हम बात करते हैं 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था, लेकिन 1948 तक जो आरबीआई है, 1948 तक आरबीआई ही पाकिस्तान का भी रिजर्व बैंक था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। और 1900 एक बर्मा देश था, बर्मा जो कि म्यांमार में था, वो भी, उसको भी कंट्रोल किसने किया? 1947 तक बर्मा को भी कंट्रोल किया था आरबीआई ही, उसका भी रिजर्व बैंक था। तो यानी कि 3 देश। क्वेश्चन आ जाए कि भारत के अलावा आरबीआई ने किस किस को और कंट्रोल किया जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था? तो एक तो है जी हमारा पाकिस्तान 1948 तक, और एक है बर्मा 1947 तक। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता रही हूँ कि भी कैसे कैसे आरबीआई बना, और उस टाइम से जो मेन इसके जो हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है हमने। अब क्वेश्चन आता है एक कि इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ था और हेड ऑफिस अब कहाँ पर है। जब ये आरबीआई बना था उस टाइम में इसका जो हेड ऑफिस है वो कलकत्ता में था। कलकत्ता में हेड ऑफिस था इसका
1934 से लेकर 1937 तक। 1937 में ये शिफ्ट हो गया, 1937 में कहां पर? मुंबई में। बात समझ में आ रही होगी आप सबको, अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने कमेंट करके बताइएगा कि हाँ जी हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1937 में शिफ्ट हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 1935 में हेड ऑफिस कहाँ था आरबीआई का, तो कलकत्ता में था। 1937 में कहाँ था, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ? कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट हो गया। अब बात आती है इसके गवर्नर की। गवर्नर कौन था? जब उस टाइम में जब ये बना तो उस टाइम में जो गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ सबसे पहले 1934 में गवर्नर बने थे। और सेकंड नंबर पे थे जी J.M. टेलर थे। टेलर के नाम से जाना जाता था इनको। और जो तीसरे नंबर पे थे, आजाद भारत की अगर बात करते हैं, आजाद भारत की, तो वो कौन थे जी? C.D. देशमुख। C.D. देशमुख के बारे में बहुत बार आता है कि हमारा जब देश आजाद हुआ उस टाइम में पहले गवर्नर कौन थे? C.D. देशमुख थे। और जब हमारा देश पहले, जब अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात की जाए तो पहले कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगर कई, वैसे तो क्वेश्चन ये वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार आ भी जाता है, तो टेलर के नाम से, जेम्स टेलर के नाम से थे, ये तीसरे वाले थे। और आज के टाइम में हमारे जो गवर्नर हैं वो कौन है? आज के टाइम में जो गवर्नर है वो है जी शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी हैं वो गवर्नर हैं आज के टाइम में। कौन से वाले? 25th गवर्नर हैं वो उस टाइम के। अब बात आती है कि क्या इसकी कोई सब्सिडरी भी होती है, मतलब कोई, क्या ये बाकी जो सब्सिडरीज क्या होती हैं कि जो कंट्रोल करती है? भी बाकी और भी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जिसको ये कंट्रोल करती है, बिल्कुल कंट्रोल करती है। देखिएगा, शक्तिकांत दास जी से पहले जो गवर्नर थे वो थे उर्जित पटेल जी, और उससे पहले के जो गवर्नर थे वो थे रघुराम रंजन जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले के 3 और लास्ट के 3। ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, खाली अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एसटेट की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एसटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप और भी कोई भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ कंपटीशन टाइप टेस्ट है, जैसे कि आपका रेलवे का है, एनटीपीसी का है, यूपीएससी का है, आईएएस, मतलब किसी भी तरह की कोई भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी के अंदर ये आपका टॉपिक रेलिवेंट रहेगा। इसी से रिलेटेड पॉइंट आ जाते हैं कि एक्ट कब बना, हेड ऑफिस कहाँ था, इसका कैपिटल कितनी थी, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, आज़ादी के बाद कौन बने, अब कौन बने, करता क्या है ये, तो ये सब कुछ, इसकी सब्सिडरी के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी नंबर 1 पे जो सब्सिडरी है वो है जी BRBNMPL। इसका मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे जो नोटों की प्रिंटिंग होती है उसकी कंट्रोलिंग कौन करता है? आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई अपनी सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोलिंग ये करती है BRBNPL। अगर ये आ जाए कि नोट मुद्रण को कंट्रोल कौन करता है तो ये करता है BRBNMPL, यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये कंट्रोलिंग करते हैं कौन कौन से नोटों की इनको मतलब की पावर होती है। तो जितनी भी ऑल टाइप की करेंसी है, सिर्फ 1 रुपी का जो नोट है, 1 रुपी का जो नोट है प्लस में ऑल टाइप ऑफ कोइन, वो ही
जो हैं वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता। बाकी सभी की सभी जितनी भी ऑल टाइप ऑफ करेंसी है, चाहे वो 500 का नोट है, 2000 का है, 100 का है, 2 का है, 2 रुपये से ऊपर जितने भी नोट हैं वो सब के सब आरबीआई ही इशू करता है। और उसके ऊपर साइन को किसके होते हैं, उसके ऊपर साइन भी होते हैं जी गवर्नर के, जो एट प्रेजेंट में गवर्नर होता है। एट प्रेजेंट में जो गवर्नर होता है वही उनके ऊपर साइन करता है, ठीक है। और अगर बात करें कि फिर जो 1 रुपये का नोट है और कॉइन है उसके ऊपर साइन कौन करेगा, उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, जो वित्त सचिव बोला जाता है, वो साइन करता है 1 रुपये के नोट के ऊपर और कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद है जी हमारा अगला DICGC। बहुत बार हमने सुना होगा कि जब हम पैसे को कहीं भी सेव करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो कहते हैं बैंक सेफ है। लेकिन कभी कभी बैंक सेफ का सुन लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ये कह देते हैं बैंक भी सेफ नहीं है। अगर बैंक डूब गया तो क्या होगा, तब आपका पैसा कहाँ जाएगा? क्या आपका पैसा तब भी सेफ रहेगा? बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर बात करें कि हम कितना पैसा सेफ रहेगा, तो क्या मतलब कि कोई इंश्योरेंस है, क्या है? तो अगर आपका पैसा बैंक के अंदर जमा है तो 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा सेफ रहेगा। चाहे बैंक डूब जाए, मतलब इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, कैसा भी कुछ भी हो, अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए जमा हैं, 10 लाख, तो भी आपके 5 लाख सेफ हैं। अगर 5 लाख जमा है तो भी 5 लाख रुपए सेफ हैं। अगर 5 से कम है तो वो तो सेफ ही है। यानी 5 लाख का पर पर्सन, पर अकाउंट होल्डर को इंश्योरेंस मिलता है बैंक की तरफ से कि बैंक के अंदर आपका इतना पैसा सेफ रहेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपका 1 करोड़ रुपया जमा है और बैंक इनकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कोई गारंटी नहीं है, 5 लाख से ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले। तो ये भी आरबीआई की एक इंश्योरेंस एजेंसी है जिसे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई की जो है ये सब्सिडरी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसके नाम से ये सब्सिडरी है, जो क्या करती है, हमारे जो बैंक में अंदर पैसा सेफ होता है उसका इंश्योरेंस देती है। ये इसकी सब्सिडरी है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किसकी सब्सिडरी है, तो आरबीआई की है, एसबीआई की है या किसी और बैंक की है। तो आपने ध्यान रखना है आरबीआई की सब्सिडरी है। और ये काम क्या करती है? ये यही करती है कि जितना हमारा पैसा सेफ होता है उसमें से कुछ की हमें गारंटी देती है कि इतना पैसा तो आपका बैंक के अंदर सेफ रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है, अगली है एनएचबी। एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड। नेशनल हाउसिंग बोर्ड, अगर हम आज के ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल जैसे बहुत सारी ऐड आपने बहुत देखी होंगी होम लोन की। होम लोन जितना मर्जी, मतलब कि फुल रेट जो है उनका डाउन जा रहा है, 6-7% के ऊपर जा रहा है। तो वो उस सबको कंट्रोल कौन करता है, कौन लोन देता है? तो वो भी आरबीआई की ही सब्सिडरी है, जो कि बैंक का जो फाइनेंस करती है, हाउस लोन देती है, वो है जी नेशनल हाउसिंग बोर्ड। एनएचबी के नाम से ही है, जो कि सारे के सारे जो जितने भी बैंक के होम लोन फाइनेंस होते हैं वो इसी के अंडर कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ये 3 इसकी सब्सिडरीज हैं और मैंने कुछ इसके वर्क भी बताए हैं। और ये फुल्ली ओन्ड है और इंडिपेंडेंट है, अपना काम अपने आप करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आरबीआई से बार बार वो करती रहती हैं, लेकिन आरबीआई का पूरा कंट्रोल इनके ऊपर रहता है। ये कुछ पॉइंट्स थे इसके आरबीआई की सब्सिडरी के। और कुछ और पॉइंट जो मेन है वो मैंने अभी आपको बताया है। बैंकिंग के जो मतलब आरबीआई का जो वर्क है, मॉनेटरी पॉलिसी है, क्रेडिट को कंट्रोल करना है, स्टेबलाइजेशन, जो इसके टूल्स वगैरह हैं, वो सब हम अगले टॉपिक में करेंगे। अभी फिलहाल मैंने जो आरबीआई का सारा बताया, एक बार फटाफट से उसको क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया आरबीआई से रिलेटेड। देखिए, आरबीआई का जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक है, बिल्कुल सेंट्रल बैंक है।
नेशनलाइज कब हुआ था, वो नेशनलाइज हुआ हमारा 1 जनवरी 1949 को। एक्ट कब बना, 1934 में। वर्किंग में कब आया, फोर्स कब हुआ, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो उसका 1 अप्रैल 1935 के अंदर। क्या ये मतलब क्रेडिट कंट्रोल करता है, बिल्कुल कंट्रोल करता है। क्या ये बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक है। कब ये मतलब कि कौन से देशों को इसने कंट्रोल किया, उस पहले क्या कभी भारत के अलावा किसी और को भी कंट्रोल करा, बिल्कुल करा। पाकिस्तान के बैंक को, पाकिस्तान का रिजर्व बैंक था, और ब्रह्मा का था जो म्यांमार में बाद में मिल गया था, उसके बाद पे वो रहा था उसका सिस्टम बर्मा का। तो बर्मा का भी ये बैंक था, कौन सा, आरबीआई रिजर्व बैंक था उसका भी। और उनके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे, और जो आज के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। अब जो मेन पॉइंट इसका और भी है कि इसका जो बोर्ड है आरबीआई का बोर्ड के मेंबर कितने होते हैं, और ये बोर्ड कितने टाइम का होता है। मेंबर जो है इसके 21 होते हैं, 21 मेंबर होते हैं इसके। 21 मेंबर के अंदर फर्स्ट तो हमारा कौन हो गया जी, गवर्नर हमारा फर्स्ट मेंबर होता है। उसके बाद 4 हमारे डेप्यूटी गवर्नर, हो गए जी 4। अब आरबीआई की लोकल बॉडीज भी होती हैं, 4 लोकल बॉडी इन्होंने बनाई कि भी आरबीआई क्या सब जगह कंट्रोल करेगा, पूरी जगह तो वो जा नहीं सकता, तो उन्होंने अपनी लोकल बॉडीज बना दी। लोकल बॉडी में कहाँ कहाँ, एक तो दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है और चेन्नई में है। 4 जगह पे अपनी लोकल बॉडी बनाई। अब उनके जो डायरेक्टर हैं, उनके जो चेयरपर्सन हैं वो भी हो गए, यानी कि लोकल बोर्ड के जो गवर्नर हैं वो हो गए जी 4, यानी कि 9 हो गए। अब आ गए 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। जो वित्त मंत्री है वहाँ से भी कंट्रोलिंग होती है, क्योंकि पूरा का पूरा काम तो फाइनेंस का है। अगर आरबीआई अपने ऊपर सब कुछ ले लेगी तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं रहेगा, फिर तो कुछ भी बैंक कर सकता है। तो वो सजेशन लेने के लिए बोर्ड के अंदर ये 2 मेंबर बैठते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल फिर भी चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के 10 मेंबर अपॉइंट होते हैं जी, 10 मेंबर अपॉइंट होंगे जो कि गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है अपने सेलेक्टेड पर्सन, जो कि स्पेशल फील्ड में अपने ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनसे डिसीजन लेने के लिए। तो कोई भी अगर कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो ये बोर्ड के 21 मेंबर हैं, इन सब की कंसेंट चाहिए होती है तभी। जैसे मान लो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, इंटरेस्ट रेट कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो रेट को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो वो सब के अंदर इस 21 मेंबर की कंसेंट चाहिए। तो कहने का मतलब मोटा मोटा यही है कि 12 मेंबर तो गवर्नमेंट के ही हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर से 2, और 10 मेंबर हो गए गवर्नमेंट के। 9 मेंबर जो हैं वो बैंक के होते हैं। तो ओवरऑल कंट्रोलिंग कहें, सजेशन कहें, एक्सपर्टाइजेशन कहें, तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही होता है। हाँ, और आरबीआई क्या है, आरबीआई एक अपेक्स बॉडी है, अपेक्स बॉडी भी है और ऑटोनोमस बॉडी भी है। अपेक्स बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या होता है कि खुद की कंट्रोलिंग होती है, खुद का राजा है, जो इसका चेयरपर्सन है, गवर्नर है, वो डिसीजन ले सकता है। अगर वो गवर्नमेंट को कहे कि भी मुझे ये काम, मतलब आपने मेरे ऊपर ये कहा, जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, या जैसे CRR है, SLR है, उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, तो गवर्नर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि मैं नहीं करूँगा, मेरे पे कोई दबाव नहीं है। हाँ, अगर आरबीआई का गवर्नर भी ये कहता है कि हाँ मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो हो सकता है। तो मतलब वो डिसीजन खुद ले सकता है। एपेक्स बॉडी के अंदर यही होता है, खुद के रूल, खुद का सब कुछ होता है। उसका मतलब कि पब्लिक के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। अपेक्स बॉडी है, मेंबर इसके 21 होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भी 21 मेंबर में इनमें से कौन सा इसका मेंबर है या नहीं है, तो आपने ध्यान करना, लोकल बॉडी के 4 मेंबर हैं, 4 गवर्नर हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 1 गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्टर के मेंबर हो गए, और 10 गवर्नर गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। टोटल 21 मेंबर होते हैं। सब्सिडरीज मैंने आपको बताई थी, NHB और DICGC और BRB NMPL, जो कि नोट मुद्रण करवाती है। ठीक है,
ये सब मैंने आपको बताया। अब अगले सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो आरबीआई है उसका एक्चुअल में काम क्या होता है, आरबीआई बना ही क्यों, क्यों कंट्रोल करना है, क्या सब कुछ होता है, क्या बैंकों को कैसे कंट्रोल करता है वो, और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या टूल्स हैं, क्या सच में इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन है उसके ऊपर कंट्रोल होता है उससे, तो वो सारा समझाऊंगी आपको। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।